देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं हाजिर हूं। राजनीतिक गलियारों में गड़े मुर्दों का बड़ा महत्व है। उनका कद काफी बड़ा होता है क्योंकि वो कभी भी जिंदा किए जा सकते हैं। जी हां हुजूर, ये बात बिल्कुल सच है। लगा कि 370 अनुच्छेद 370 वही अनुच्छेद 370 जो कश्मीर जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्पेशल स्टेटस देता था, यानी उनका संविधान, उनका झंडा उनको मान्यता देता था, वो खत्म हो गया क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जो पास हुआ पार्लियामेंट के द्वारा और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो आया उसके बाद, जिस पर संसद की मोहर थी, जिसके बाद लगा कि ये सब कुछ अब पीछे चला गया। अब देश आगे और आगे की तरफ जम्मू कश्मीर में नई धारा की तरफ बहेगा। लेकिन मैंने कहा ना, गड़े मुर्दे जो है राजनीतिक गलियारे में खड़े किए जाते हैं। लिहाजा एक बार फिर से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर फिर से सत्ता में आई और मोदी जी की सरकार गई तो वो 370 अनुच्छेद 370 पर पुनर्विचार कर सकती है। और ये जो उन्होंने बात कही वो क्लब हाउस चैट पर कही, जिसमें कि तमाम सारे लोग, लगभग 400-500 लोग जुड़े हुए थे, जिसमें पाकिस्तान के कुछ पत्रकार भी जुड़े थे। ये यहां पर बात हुई, चर्चा पाकिस्तान में हुई और फिर जो होना था सत्ता के गलियारे में उठापटक शुरू हुई। सबसे पहले देखते हैं कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, उसके बाद रिएक्शन पे बात करेंगे। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, पहले वो देखते हैं। डेमोक्रेसी वॉज नॉट देयर इन कश्मीर when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. जी, और यही जो आखिरी लाइन थी उसी से बखेड़ा खड़ा हुआ और जो होना था वही हुआ। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में उठापटक, बहस, मुबाहिसा शुरू हुआ। तो रिएक्शन क्या हुआ उस पर भी नजर डाल लेते हैं, फिर मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं है। लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? क्या फिर से धारा 370 थोप के अलगाववाद को हवा देगी? दिग्विजय सिंह जी ने धन्यवाद देते हैं, थैंक यू। थैंक यू कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी ओब्लाइज करते हैं और उत्तर देते हैं कि अगर मोदी जी हट जाते हैं सत्ता से तो जो कश्मीर पॉलिसी होगी उसके अंतर्गत कांग्रेस की जो सरकार आएगी वो आर्टिकल 370 को फिर से रिवोक कर देगी, अर्थात आर्टिकल 370 को, 370 को जम्मू कश्मीर में पुनः स्थापित करेगी। आप सोचिए जरा, एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, दोनों के विचार एक जैसे हैं, कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे। आर्टिकल 370 रिस्टोर करने का कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन जिस तरीके से कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगाकर, लोगों को जेल में डालकर, एक्स चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डालकर कानून बनाया गया, वो कश्मीर के हित में नहीं था। This state did not merge. It joined the Union of India on certain terms, and one of the terms was Article 370. And there are two already Supreme Court verdicts on this. तो ये सत्ता के गलियारों में प्रतिक्रिया थी। मेहमान हमारे साथ कौन आज मौजूद हैं देश को जवाब दो में, मैं उनसे पहले तारुफ करा देता हूं। कुछ अभी मौजूद, कुछ हमारे साथ बाद में जुड़ेंगे। ऋषि मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और ये अपनी बात कहेंगे। सुशील पंडित जी
पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इफ्रा जान भी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनका कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ राजीव जेटली जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्पल कौर जी कश्मीरी पंडित हैं, वो कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। और इरफान हाफिज लोन साहब जो वकील हैं वो भी हमारे साथ जुड़। इफ्रा हमारे साथ जुड़ गई, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्रा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं बीजेपी की तरफ रुख कर लेता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं राजीव जी, ये कहा लोगों ने कि बात तो डीजल की होनी चाहिए थी, पेट्रोल की होनी चाहिए थी, मस्टर्ड ऑयल की होनी चाहिए थी, तो इससे ध्यान भटकाने के लिए आप जो है कश्मीर का मुद्दा ले आए और इस पर बात होने लगी, चर्चा होने लगी, सोशल मीडिया पर भी चर्चा गर्म हो गई। मैं इसका जवाब जानना चाहता हूं। प्रतीक जी, ख्याल आ गया, चला था जिक्र जमाने में गद्दारों का, सो मुझे अपने भाई का ख्याल आ गया। ये ख्याल क्यों आ गया? क्योंकि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिससे मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो कौन है? मोगेम्बो वही है जिसने वक्त वक्त पे सिमी और आतंकवादियों का समर्थन करते हुए हिंदुओं से अपने आप को खतरा बताया, इस देश को खतरा बताया। मोगेम्बो खुश हुआ, दिग्विजय सिंह ने अपनी स्टेटमेंट रखी। आपके चैनल पे के ऊपर कुछ अधूरा सा भी नजर आ रहा है। हम तो इंतजार कर रहे थे शायद कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता आके दिग्विजय सिंह का बचाव करेंगे, राहुल गांधी जी उस बात से खुश होंगे, लेकिन वो भी नजर नहीं आ रहे। बड़ी देर से हम देख रहे हैं खिड़कियों पे, कोई खिड़की ऐसी नजर नहीं आ रही जिसमें कांग्रेस का प्रवक्ता बैठा हुआ नजर आए। मतलब ऑफिशियल स्टैंप भी लगा दी गई है कि ये कांग्रेस का ही स्टैंड है। अब हम इसको जस्टिफाई नहीं करना चाहते, आप जो समझना चाहते समझ लें। देखिए, ये जब क्लब हाउस में जब चैटिंग करी जा रही थी, और ये चैटिंग किसके साथ करी जा रही थी? पाकिस्तानी पत्रकारों के साथ करी जा रही थी। पाकिस्तानी पत्रकारों को बोला जा रहा था जो आपके मुल्क, पाकिस्तानी पत्रकारों को बोला जा रहा था जो आपका मुल्क चाहता है वही कांग्रेस चाहती है। अरे भाई, हमारा साथ दीजिएगा, हम जो आप कहेंगे हम वो करते चले जाएंगे। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, पाकिस्तान, हमारे प्रधानमंत्री जी को हटवा दीजिए। मणिशंकर अय्यर ने भी यही बात रखी थी ना, भारत के प्रधानमंत्री को हटाने में हमारा सहयोग कीजिए। मुझे समझ नहीं आया पाकिस्तान का रोल कैसे होता है हमारे देश में किसी प्रधानमंत्री को बनाने और हटाने में। ये कांग्रेस पार्टी बार बार पाकिस्तान से क्यों आग्रह करती है? ऐसा कौन सा वोटर है उन्हें जो लगता है कि पाकिस्तान के कहने पे अपना मतदान करता है, पाकिस्तान के कहने पे वोट करता है? अरे भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता को तो मैं अभी भी कहूंगा प्रतीक जी, अभी तो डिबेट चल रही है, अभी भी फोन कीजिए, उनको बुलाइए, अपनी बात तो रखने का मौका दीजिए उन्हें। मैं तो कहता हूं फोन करके, अगर वो चैनल देख रहे हैं, आइए बैठिए, चर्चा करें। आपका इतना हैंडसम पैनल होता है, इतनी अच्छी डिबेट होती है आपकी, इससे अच्छा मंच कोई नहीं हो सकता दिग्विजय सिंह जी की बात को आगे बढ़ाने का। राजीव जेटली जी अच्छा लगा, राजीव जेटली जी अच्छा लगा, मुझे बात अच्छी लगी, बात आपकी अच्छी लगी, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ऋषि जी मौजूद हैं। ऋषि जी, गद्दार वो बात कहते हैं जो आप पाकिस्तान में, हालांकि मैंने तो बात अपनी शुरुआत कही थी, लेकिन आप वो बात कहते हैं जो पाकिस्तान को अच्छी लगती है। गद्दार से नवाजे गए आप, वो तो नवाज ही दिया गया आपको, तो उसमें तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप ऐसी बात करते ही क्यों हैं? अपना सेल्फ गोल क्यों मारते हैं? ये मुझे समझ में नहीं आया। ऋषि जी। प्रतीक जी, पहले आपको नमस्कार, न्यूज 18 को नमस्कार। और न्यूज 18 इतने बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पे राजीव जेटली जैसे विद्वान आदमी ऐसी बातें करेंगे, मुझे बहुत दुख हुआ। क्या मैं आपको गद्दार लगता हूं? प्रतीक त्रिवेदी जी और राजीव जेटली जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या मैं गद्दार लगता हूं? क्या महात्मा गांधी देश के गद्दार थे? हमने तो कहा हमारे भाई का ख्याल आ गया। आप मुझे बोलने दीजिए, देश में ही है ना, आप मुझे बोलने दीजिए। राजीव जेटली जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, आप बड़े भाई हमारे, आप मुझे बोलने दीजिए। क्या महात्मा गांधी गद्दार थे? क्या जवाहरलाल नेहरू गद्दार थे? जिस प्रकार से संबित पात्रा ने पूरे कांग्रेसियों को गद्दार कहा है, क्या मैं पूछना चाहता हूँ राजीव जेटली और नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ, महात्मा गांधी जी पे कहां चले गए? क्या महात्मा गांधी जी पे कहां चले गए? कांग्रेसियों को आपने गाली दिया है, आपने पूरे कहां जा रहे हैं आप? पंडित जी सुन लीजिए मेरी समर्थक है कांग्रेस के, त्रिवेदी जी, मैं बताइए आप कहां जा रहे हैं? प्लीज देंगे तो मैं बोलूंगा। अरे बोलने तो मैं आपको दूंगा। ऋषि, राष्ट्रपिता का नाम जोड़ना भी अपराध है।
राष्ट्रपिता का नाम भी नहीं जोड़ा। मैं मेरी डिबेट में तो नहीं जुड़ सकता, बाकी किसी डिबेट में रुक जाए, मैं तो नहीं जोड़ बिल्कुल सकता। आपको मेरे नाम उस जगह से राष्ट्रपिता का नाम वहां पर पैरेलल रखना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नाउ यू कंटिन्यू, मैं नहीं रोकता। अब आप बोलिए, बात बोलिए। ये जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस के जो प्रवक्ता बैठे हैं ना राजीव जेटली जी, उनको बता दूं महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और एक पहले कांग्रेसी भी रहे हैं, तो पूरे कांग्रेसियों को गाली देना गलत है, उनको माफी मांगना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, यदि जम्मू एंड कश्मीर में ऑल इज वेल है, जम्मू एंड कश्मीर में ऑल इज वेल है, प्रतीक त्रिवेदी जी, राजीव जेटली जी बताएं ऑल पार्टी डेलीगेशन कब भेजेंगे? यदि कश्मीर में ऑल इज वेल है, हम अपने ही कश्मीर में, कश्मीर हमारे देश का ताज है, क्या हम अपने देश में घूम भी नहीं सकते हैं? ऑल पार्टी डेलीगेशन कब भेजेंगे? अभी न्यूज 18 पे खुलासा करें। मैं चैलेंज करता हूं, इनका हिम्मत नहीं है कि ये जवाब दे पाएंगे। और दिग्विजय सिंह मिश्रा जी क्या बोलते जा रहे हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं आप? आपको कैसे समझ में आएगा? क्योंकि आपने क्या बोल रहे हैं आप? समझ नहीं आई मुझे बात। रखा है। और ये तो वो कश्मीर है मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी मिश्रा जी अपने बच्चों को भेजिए, अपनी 10वीं और 12वीं पास कीजिए। मिश्रा जी काम की बात बता रहा हूँ, अपने बच्चों को भेजिए, 10वीं और 12वीं पास करवाइए और कश्मीर में रहिए। ये मुमकिन नहीं था पहले, ये मुमकिन नहीं था पहले। 7 साल रहिए और कश्मीरी हो जाइए, ये मुमकिन था क्या पहले बताइए? दोनों को रोक रहा हूं, सारे पैनल का दोनों को रोक रहा हूं, सारे पैनल का इस्तेमाल करता हूं। ऋषि मिश्रा जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि ऑल पार्टी डेलीगेशन कब जा रहा है और क्या भला हुआ। तो लगभग 59% टेरर की जो इंसिडेंट्स हैं वो कम हुए हैं। 554 टेरर इंसिडेंट्स हुए 2019 में और 244 हैं। ऑफ कोर्स इफ्रा यू कैन अपडेट मी, अगर आपके पास कोई डाटा होगा मैं स्वागत करूंगा अपनी मैं बोलने दीजिए। 244 है लास्ट ईयर में, 221 टेररिस्ट खत्म किए गए 2020 में, 157 थे 2019 में। कोई भी बड़ा मेजर अटैक 370 हटाने के बाद नहीं हुआ। 445 टेररिस्ट। मैं तो ऋषि जी आप जो कह रहे थे मैं वही बोल रहा था। आपने पूछा क्या हुआ, 80,000 रुपए का 80,000 करोड़, अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेट है, 80,000 करोड़ डेवलपमेंट पैकेज दिया गया। तो जो आपने कहा मैंने उसी को रख दिया सामने। 10 सेकंड आपको, ऑफ कोर्स 10 सेकंड। प्रतीक जी मैंने पहला सवाल किया, उससे आप भी सहमत होंगे, आप विद्वान पत्रकार हैं, आप भी सहमत होंगे। यदि कश्मीर में ऑल इज वेल है तो ऑल पार्टी डेलीगेशन अमित शाह जी के लीडरशिप में क्यों नहीं भेजी जा सकती है? नंबर 1। नंबर 2, मुझे बोलने दीजिए। कोविड में जो जम्मू एंड कश्मीर का हालात रहे हैं उस पर भी प्रकाश डालिए प्रतीक त्रिवेदी जी। कोविड के दौरान हमारे कश्मीर के भाइयों के साथ जो दुर्दशा हुआ है उस पर भी बोलना होगा। और गंगा में लाशें तैर रही थी, राजीव जेटली जी मुंह मत चुराइएगा, गंगा में लाशें तैर रही थी। आप भावुक मत होइए, आप कांग्रेसी नहीं हैं। ऋषि जी, जेटली जी, आई विल गिव यू चांस। मैं डिबेट को ओपन करता हूं क्योंकि सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील पंडित जी भी मौजूद हैं, उत्पल कौल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इरफान हफिज लोन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इफ्रा, मैं आपको देता हूं, आप जब मैं डाटा पढ़ रहा था तो आपने कहा, सवाल यह है कि जो बात यहां हो इसकी प्रतिक्रिया पाकिस्तान में हो, मुल्क को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और आप जवाब ऐसा दें कि हम पुनर्विचार करेंगे, तो लगता है कि आप फिर ना कहीं देश में वो तमाम सारी ताकतें जिनको लगता है कि मुल्क में सब एक झंडा हो, एक विधान हो, एक संविधान हो, तो फिर ये बात जचती नहीं है लोगों को। इफ्रा, देखिए प्रतीक जी, आर्टिकल 370 जो था वो हमारे भारत के संविधान का आर्टिकल था, पाकिस्तान के संविधान का आर्टिकल नहीं था। और इसको लाया किसने था? जी जी, इनको लिखा किसने था आर्टिकल 370 को? इसको लिखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, शायद उनसे बड़े नेशनलिस्ट हमारे देश में कोई नहीं है। क्या आर्टिकल 370 जिन्होंने लिखा, आर्टिकल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, क्या भारतीय जनता पार्टी जो है उनको भी देशद्रोही मानती है? मेरा पहले उनसे वो सवाल रहेगा। पहली दूसरी बात, मैं रोकता नहीं, इफ्रा मैं रोकता नहीं हूं, इफ्रा मैं कभी नहीं रोकता डिबेट में, और आपको तो मैं कभी नहीं रोकता।
क्योंकि आपको कहने का हक है, मेरी डिबेट में अगर आए मेहमान हैं, लेकिन उसमें यह जरूर बताया करिए वो टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन था, और तीनों का मतलब हुआ टेम्परेरी अस्थायी था, परिवर्तन वाले दौर में था, तो टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन था। तो ये जरूर बताइए। नाउ यू कंटिन्यू। बिल्कुल, अब आप बताइए, आगे कहिए। आप ये भी साथ में बताइए कि जो ये टेम्पररी प्रोविजन था, इसमें लिखा गया था कि ये तभी हटेगा जब स्टेट की, जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो जम्मू और कश्मीर के लोगों ने चुने हुए सांसद रखे होंगे, जब वो इस चीज को हटाएंगे। क्या ये जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हटाया? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये हमारे सांसदों ने हटाया? बिल्कुल भी नहीं। इसे किसने हटाया? इसे भारत के सांसदों ने हटाया। ये सिर्फ न्यू दिल्ली के, जहां पे कश्मीर और जम्मू के सिर्फ 4 सांसद 513 में से बैठते थे। तो आप ये भी बताइए। दूसरी बात, इन्होंने साफ साफ बात की थी, कहा था कि जब 370 हटेगा तो डेवलपमेंट आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी, डेवलपमेंट आएगी। जहां तक बेरोजगारी की बात होती है प्रतीक जी, जम्मू और कश्मीर का राज्य आज बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। जब 370, मुझे थोड़ा सा मौका जरूर दीजिएगा बीच में प्लीज जी। जम्मू और बिल्कुल, कश्मीर you will का get, राज्य जो है, Jetli will get, बोले दीजिए फ्रॉक। जम्मू और कश्मीर का राज्य जो है आज बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 पे है। जब 370 हटे था तब नंबर 1 पे था। इफ्रा डिबेट ओपन कर रहा हूं मैं, पूरी डिबेट कर रहा हूं मैं। आपके दूसरा हिस्सा कि 370 के बाद देश में, कश्मीर में रोजगार, रोजी रोटी, डेवलपमेंट, इस मुद्दे पे मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं। बगल में कंधे से कंधा लगा के बिल्कुल खड़ा, और इसके लिए मैं बिल्कुल ये कोशिश करूंगा कि ये मुद्दा, यही मुद्दा इस डिबेट से निकले। लेकिन 370 हटने के बाद जब आपने कहा 370, आपने कहा, एक बात समझ लीजिए आप, मेरा मतलब ये है कि 370 इफ्रा, मैं आपकी बात पे सहमत हूं। इफ्रा, ठीक, मैं मेरी बात सुन लीजिए। क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ, ये तो बात, ये तो बहस इसी पे तो है। मैं आपको ये बात कह रहा हूं, जब आपने कहा कि वहां की छोटा सा 10 सेकंड दे दीजिएगा मुझे, असेंबली जो है 70, आपको दे दूंगा, 57 में खत्म हो गई। क्लॉज 3 जो है 370 का, वो कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ये ऑर्डर है, तो क्लॉज 3 के पास है ऑर्डर, प्रेसिडेंट जो है सुपरसीड कर सकता है, राइट, वो जो प्रोविजनल ऑर्डर। क्यों नहीं कह रहे कि गवर्नर को हम इलेक्ट नहीं करते? गवर्नर को हम इलेक्ट नहीं करते, हमारे राज्य के गवर्नर की बात नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात, राइट। हमारे राज्य के लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसका हवाला आप दे रही हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला मैं दे रहा हूं। और अब मैं सवाल ये बात करता हूं, जो सबसे बड़ी बात है, मैं 10 सेकंड आपको देता हूं, जेटली जी। नो यू क्लियर इट, देन मैं उस पर रखता हूं कि फर्क क्या आया है, 370 से फर्क क्या है। जेटली जी। प्रतीक जी, उससे पहले एक छोटी सी बात अपडेट कर दूं। अभी कोविड की वैक्सीनेशन की बात करी, अकेला राज्य है पूरे देश का जिसके अंदर किसान को खेत में जाके इंजेक्शन लगाया गया। अरे ये तो पूरी दुनिया में दिखाया गया, अखबारों में, कि खेत पर पहुंचे और इंजेक्शन लगाया। नंबर 1, नंबर 5 सेकंड दे दीजिए। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, मेरी बहन सुन लो, अभी सुन लो। हाँ, अब दूसरी बात, अकेला राज्य ऐसा जिस राज्य के अंदर अब 2 एम्स, इलाज करवाने के लिए बाहर नहीं जाना, 8 मेडिकल कॉलेज का मतलब समझती हैं? मलेशिया में कश्मीरी, अरे सुन तो लीजिए, बीच में नहीं बोलना, पूरी बात सुनिए आप, पूरी बात तो सुन लीजिए यार, ये कोई तरीका नहीं है आपका, ये तरीका नहीं है। मैं आपके बीच में बोला था, बताइए, मैंने उंगली उठाई थी केवल। मैं आप दूसरी बात सुन तो लीजिए आप। मेडिकल कॉलेज मलेशिया के अंदर कश्मीरी युवाओं के लिए सीटें रिजर्व की जाती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कश्मीर में ना तो कोई पढ़ाने आ सकता है, ना कश्मीर का बच्चा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकता है, क्योंकि वहां के डीएम, वहां के कानून ऐसे। जो पहली बार 8 मेडिकल कॉलेज खोले गए, 25 नए कॉलेज खोले गए, जिसमें 25,000 सीटें क्रिएट की गई। बताती क्यों नहीं है मेरी बहन, कश्मीर में रहती है तो, कि मेरे कश्मीर के अंदर क्या क्या परिवर्तन आया। 80,000 करोड़ का तो अभी पहले ही प्रतीक जी ने चर्चा कर दी, बताती क्यों नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, मेरा सफाई कर्मचारी
मेरा सफाई कर्मचारी कश्मीर में नौकरी नहीं पाता था, बताइए पाता था कि नहीं पाता था? वो अब पाता है वहां पे। क्या गोरखा वहां पे नौकरी पाता था? नहीं पाता था, वो अब पाता है वहां पे। जो पश्चिमी पाकिस्तान से आए थे, क्या वो नौकरी पाते थे? नहीं पाते थे। जेटली जी, मैं रोकता हूं, मैं आ रहा हूं, ऑडियो मैं आ रहा हूं। और दूसरी बात, तो महिलाओं के अधिकार की भी तो बताइए। अगर शादी बाहर कर ली तो क्या होता था, ये भी तो बताइए जेटली जी। तमाम सारी चीजें हैं जो परिवर्तन हुई है। मैं डिबेट ओपन कर रहा हूं, लोन साहब को देता हूं। लोन साहब, 370 पे कांग्रेस का व्यू, आपका टेक। लोन साहब। लोन साहब, आवाज आ रही है? लोन साहब, मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है कि आप मुझे हस्तक्षेप, जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, मुझे आपसे सिर्फ गुजारिश है कि मुझे 1 मिनट दिया जाए विदाउट एनी इंटरप्शन। बिल्कुल साहब, बोला जाए। प्रतीक जी, देंगे आप? बोला जाए साहब, बोलिए। 1 मिनट नहीं, 1 मिनट 30 सेकंड और। जी बिल्कुल, 1 मिनट 30 सेकंड दिए आपको, बोलिए। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहूँगा, 1950 में हिंदुस्तान का आईन बना और जिस दिन 370 रखा गया, जहाँ पर टेम्परेरी लिखा गया, और जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 1956 में ख़त्म हो गई और 50 में वो वजूद में नहीं थी। इस कारण वहाँ पर लिखा गया 370 में कि जम्मू कश्मीर में, उसका मतलब यही था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, वो ये फैसला लेगी कि ये रहेगा या नहीं रहेगा। इस कारण ये वहाँ पर टेम्परेरी लिखा गया, क्योंकि जो हमने इल्हाक किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसमें लिखा था भारत सरकार के पास, पार्लियामेंट के पास केवल 3 चीज़ों पे अधिकार होगा लेजिस्लेट करने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, बाकी राज्यों ने सप्लीमेंट्री किया, जम्मू कश्मीर केवल एक ऐसा राज्य था जिसने सप्लीमेंट्री नहीं किया। और 1956 में 57 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भंग हुई तो उन्होंने इसे खत्म नहीं किया, और सब्सिक्वेंटली संपत प्रकाश जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह परमानेंट फीचर है, यह कानूनी बात। उसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूं, आर्टिकल 3 भारत संविधान का कहता है अगर किसी भी स्टेट को आपको चेंज करना हो, बाउंड्री बाइफरकेट करना हो, वहां की विधानसभा की ओपिनियन मांगे, जैसे झारखंड में, तेलंगाना में हुआ। कश्मीर के बारे में कंकरेंस था, लेकिन आपने देखा यहां की असेंबली को भंग किया गया, नहीं पूछा गया, और वो कानूनी तौर कतई जायज नहीं है, गैर जमहूरी है, कर्फ्यू में डाला गया। उसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा प्रतीक जी कि यहाँ की वो सोच जो ये कहती थी लोगों को, युवा को, कि 53 में युवा कहते थे प्रधानमंत्री चुने हुए बंद किए गए, जेल में डाले गए शेख अब्दुल्ला, 65 में जो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट सदर रियासत खत्म हुआ, पूर्व सदर रियासत करण सिंह कहते कहीं पुस्तकें में लिखूंगा जो दिल्ली ने गलतियां की। मेरे कहने का मतलब है उन जवानों को हम कहते थे भारत एक लोकतंत्र है, हम संविधान के दायरे में कुछ एक हल निकालेंगे, स्वायत्तता हो सकता है इसका हल। आज आपने वैसी सोच को, जो मेरी जैसी सोच थी कि संविधान के दायरे में अमन से लेंगे, भले ही बल के जोर पे आपने यहां पर क्या दबाई हो आवाज, लेकिन अंदर अंदर से जो लोग हैं वो बहुत दूर हो चुके हैं, और मुझे उस बात की चिंता है वो देश की आवाज दबाई, भले ही किसी राजनीतिक दल को उसका फायदा मिले, बट इन द लॉन्ग रन वो देश हित में नहीं है। किसकी आवाज दबाई बताइए मुझे। हम कश्मीरियों की आवाज दबाई जब आपने हमें कर्फ्यू में डाला, जब आपने कहा यहाँ के राज्यपाल ने यहाँ कुछ नहीं होगा, आपने जेल में हमें डाला, कर्फ्यू किया, पूर्व 3 आवाज दबाई, जेल में डाला। अरे प्रतीक जी आपको बताइए, आज 370 नहीं है, लेकिन मेरे टाउन सोपोर में आज 5 जवान मारे गए, उनके मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ उनके घरवालों को सबर दे। आपने कहा था 370 हटेगा, लोन साहब आएगी, जो आज लोन साहब मैंने आपको 1.5 मिनट दिया बोलने के लिए, आपने बोला बिल्कुल ठीक बात थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात थी, 50 में नहीं थी, 56 और 57 में वो अप्रूवेट हो गई थी, और इसके लिहाजा उस समय वो नहीं थी। बिल्कुल सही बात है आपने कही, लेकिन क्लॉज 3 की जो बात आपने कही उसमें वो इंपावर्ड 50 में हिंदुस्तान का आईन बना, क्योंकि वो सुन लीजिए 54 में जो बात, 54 में जो प्रेसिडेंट ऑर्डर था, 54 में जो प्रेसिडेंट ऑर्डर था उसमें उसी का हवाला दे रहे थे वो, हम उसी का बात। और अब बात मैं ये कर रहा हूं 370 में, जिसमें ऑर्डर्स दिए, जिसमें ताकतें दी गई, बहुत सारी ताकतें जो जिससे महरूम थे आप,
जिसमें आरटीआई आप नहीं कर सकते यूज, हमारे पूरा मुल्क आरटीआई के अंदर था, आपको नहीं थे, जिसके लिए बात कर रहे थे कि जो कमजोर वर्ग है, कमजोर तबका है, सफाई कर्मचारी है, आपने उसके ऑर्डर्स का क्या किया, उनके ऑर्डर्स को लेकर क्या किया, सुन लीजिए। और सबसे बड़ी बात लोन साहब, सबसे बड़ी बात लोन साहब माफ करिएगा, भूल जा रहे भारत सरकार ने लोन साहब माफ करिएगा, आजादी लोन साहब सबसे बड़ी बात, अरे हम तो संविधान के दायरे में मांग रहे, लोन हम साहब तो वो चीज मांग रहे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, उसी संविधान के दायरे में संविधान साहब, उसी लोन साहब उसी संविधान के दायरे में लोन साहब, लोन साहब मैं उसी संविधान के दायरे में बात कर रहा हूँ। देश को ही नहीं कह सकते। प्लीज मेरी डिबेट को देखो भटका दिया इन्होंने, मोगैम्बो डिबेट देख रहे होंगे आपकी। लोन साहब मैं उसी संविधान के, ऋषि प्लीज के पॉइंट, ऋषि ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। मुझे बहुत माफी के साथ कहना पड़ता है जब मैं ऑडियो डाउन कहता हूँ। मैं लोन साहब मैं उसी संविधान, लोन साहब मैं उसी संविधान के दायरे में बात कह रहा हूं कि एक ही झंडा तो होगा, इस मुल्क का एक ही झंडा तो होगा। लोन साहब प्लीज लिसन मी, लोन साहब नाउ यू प्लीज लिसन मी, लोन साहब दिस इज नॉट फेयर। आपका बात मैंने सुनी, लोन साहब ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। लोन साहब उसी संविधान, ये गलत बात है, सुनने के तो मादा रखिए। जिस संविधान के, जिस आयन की बात आप कर रहे थे, जिसके दायरे में बात कर रहे थे, तो वो दो तो नहीं होंगे मुल्क में एक ही होगा और झंडा भी एक ही होगा। ये ना ये इशारा मत करिए, ये गलत है चीज, ये गलत है चीज। तो इस मुल्क में जिस आयन की आप बात कर रहे थे, मैं सबसे बड़ी बात तो ये कह रहा हूं, अधिकार तो बाद में आएंगे ना, वो चीजें जो मूल अधिकार हैं उस पर तो बात पहले करेंगे ना। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं डिबेट और ओपन करूंगा, हमारे दो गेस्ट और हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे फिर वो खातिब होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से हम जोड़ने के लिए तैयार। हमारे साथ दो मेहमान, खासतौर से उत्पल कौल जी, कश्मीर पंडित, मैं उन्हीं की तरफ रुक कर रहा हूं, सुशील पंडित जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, दोनों हमारे साथ जुड़ हुए। सुशील पंडित जी मैं आपके पास आता हूं क्योंकि कुछ सवाल लोन साहब ने पूछे हैं, जरूर आपको जवाब देने चाहिए। मैंने जहां तक था वो दिए, लेकिन आपको जरूर जवाब देने चाहिए। उत्पल कौल साहब मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं और एक जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं जो कि दिग्विजय सिंह जी ने कहे। उन्होंने कहा कि स्थितियां तो बेहतर थी, राजा के समय में बिल्कुल स्थितियां बेहतर थी और वहां पे तो कश्मीरी पंडितों को जॉब भी जो थे सिक्योर थे, तो कोई दिक्कतें नहीं थी और वो सारी चीजें जो थी वो बेहतर थी। तो इसका जवाब आपको जरूर देना चाहिए। और सुशील पंडित जी मैं इसके बाद आपके पास आता हूं। जी उत्पल कौल जब। प्रतीक जी मैं सबसे पहले आपसे आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने जो कुछ बातें आज कही क्लब हाउस चैट में, वी टोटली रिजेक्ट दैट। हम इसका पूरा विरोध कर रहे हैं और उनकी बात से हम बिल्कुल सहमत नहीं है। ये झूठ का पुलंदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि धारा 370 और 35A पूरे हिंद महासागर में डूब गया है और दुनिया की कोई भी ताकत उसको वापस नहीं ला सकती है। ये एक सियासी पैंतरा डाला है इसने दिग्विजय सिंह ने, और हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इसको उत्पल साहब क्यों डाला होगा? उत्पल साहब मैं जानना चाहता हूं क्यों डाला होगा? उत्पल साहब क्यों डाला होगा? उत्पल साहब क्यों डाला होगा? यही तो सवाल है, क्यों डाला होगा? क्या रीजन क्या है? इससे पहले मैं एक और बात आपसे मैं बोलना चाहता हूं कि जो उन्होंने दिग्विजय सिंह ने रिजर्वेशन वाली बात की, चाहे वो महाराजा की सरकार हो या उसके बाद 47 में शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद कांग्रेस और पीडीपी, कभी भी कश्मीरी पंडितों को कोई रिजर्वेशन नहीं थी। ये सारा झूठ का पुलंदा है। कश्मीरी पंडितों को कभी भी कोई रिजर्वेशन नहीं थी। कश्मीरी पंडित्स आर विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड। कश्मीरी हिंदुओं के साथ जेनोसाइड हुआ है और कश्मीरी हिंदुओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है। अगर आप देखेंगे कि हमको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता था हर एक एडमिशन के लिए, हमारे बच्चों को फर्स्ट से लेकर 20 पोजीशंस होती थी, लेकिन हमको वहां पर एडमिशन नहीं दिया जाता था। हमको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता था। हमको गवर्नमेंट जॉब्स में जॉब्स नहीं मिलती थी। बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अगर आप 1950 से ही कानून देखेंगे
तो सबसे पहले जो लैंड रिफॉर्म का कानून था वो लैंड रिफॉर्म का कानून नहीं था, जबकि कम्युनिस्टों ने केरला में वो नहीं लागू किया था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ये कानून इसलिए किया था कि कश्मीरी हिंदू के पास जो जमीन है उसको लिया जाए। उन्होंने स्मॉल बैंकर्स थे, छोटे छोटे बैंकर्स, एक रात में ही कानून निकालकर सबको दिवाला कर दिया। तो ऐसे ही कई कानून हैं, अगर एक एक करके मैं गिनाऊं कि किस तरह कश्मीरी हिंदू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी और कश्मीरी पंडित्स आर विक्टिम्स, डिस्क्रिमिनेशन होती थी, कोई रिजर्वेशन नहीं था। लेकिन 370 के हटने के बाद 370 के हटने के बाद कश्मीर जम्मू, सर आ रहा हूं सर, 400 मैं एक चीज बता दूं, एक चीज ऐड करना चाहता हूं। 400 टीचरों को हेडमास्टर नहीं बनने दिया। सुप्रीम कोर्ट में 5 साल उन्होंने लड़ा, 5 साल सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उनको हेडमास्टर बना दिया। सो इसलिए हर एक मुद्दे पर, हर एक कदम कदम पर कश्मीरी पंडित पर बहुत ही एक किस्म का अत्याचार था, जेनोसाइड था। और ये इंसानियत की बात कर रहा है दिग्विजय सिंह, इंसानियत की बात कर रहा है दिग्विजय सिंह, बात कर रहा है कि वहां पर इंसानियत थी और कश्मीरियत थी। ये कौन सा नया वर्ड निकला है कश्मीरियत? कश्मीरियत वर्ड नया निकला है कि जेनोसाइड को, जो आतंकवाद है, 450 मंदिरों को तबाह कर दिया, 10,000 हिंदू घरों को जला दिया, हजारों हिंदू को मौत के घाट उतार दिया। क्या वही कश्मीरियत है? क्या वही इंसानियत है? न कोई इंसानियत रही वहां पर सिर्फ आतंकवाद है। और ये आतंकवाद को पाकिस्तान को खुश करना चाहते हैं। लोन साहब इसका जवाब है, लोन साहब इसका जवाब है। जब आप कह रहे थे 370, राइट, कौन साहब आई हैव टेकन योर पॉइंट, अपनी सियासत चला सके। कौन साहब, लाइक कौन साहब, आई हैव टेकन योर पॉइंट, आई हैव टेकन योर पॉइंट। लोन साहब इसका जवाब है रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन 370 हटने के बाद रिजर्वेशन अल्पसंख्यकों को मिला, अल्पसंख्यकों को मिला रिजर्वेशन। बताना चाहता हूं, आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए बात मेरी, आप जो फैसला करेंगे वही सही, लेकिन आप बात मेरी सुनिए। मैं भी इस गोली का, इस जो कन्फ्लिक्ट यहाँ पर है 30 साल से, मेरे पिताजी, मैंने भी उनको खोया है। अगर आप भारत सरकार के ही आंकड़े माने कि जितने लोग मारे गए हैं, बदकिस्मती से कुछ मेरे उसमें पंडित भाई भी मारे गए, लेकिन जो मेजॉरिटी है उनमें से वो मुस्लिम समुदाय से भी थे। तो ये कहना कि ये जेनोसाइड है, मैं भी इसका विक्टिम हूँ, पंडित जी भी इसके विक्टिम है। तो सबसे पहले ये बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं कि जेनोसाइड है। दूसरी बात, ये सब लोग इसके शिकार है, मानवता का कत्ल है, ये गंदी राजनीति है। कश्मीर को अगर हम सुलझाएंगे, यहाँ पर सब सामान्य होगा और इस बात को हमें मानना होगा। कश्मीर एक समस्या, और हम मानते हैं टेबल पे बातचीत से एक हल लाया जाए जो हिंदुस्तान को कबूल हो, जो पाकिस्तान को कबूल हो, जम्मू कश्मीर के अवाम को कबूल हो। और हम ये चाहते थे, राइट, सुशील पंडित जी, राइट सर, मैं आ रहा हूं लोन साहब। सुशील पंडित जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, माफी चाहूंगा सुशील पंडित जी, माफी चाहूंगा। राइट, ये कहते थे शांति होगी, आपने देखा राइट सर, में खून बहा, कोई तब्दीली नहीं हुई। ये कहते थे कुछ राजनीतिक लोगों ने भ्रष्टाचार किया, उसका राइट सर, लोन साहब आ रहा हूं। ऋषि नो उनके खिलाफ राइट सर कर सकते थे। सर दूसरे को बोलने दीजिए, जानना चाहता हूं सर दूसरे को भी क्या किया आपने उन राजनीतिक लोगों के खिलाफ? कितने लोग जेल में गए? कितने लोगों के खिलाफ आपने भ्रष्टाचार में कार्रवाई की? मैं आपसे जानना चाहता हूं। इस बयान का विरोध करता हूं मैं। ठीक, जवाब अच्छा है। ऋषि का ऑडियो डाउन, नहीं, ऋषि का ऑडियो डाउन, ऋषि ऑडियो डाउन। दिस इज नॉट द वे, ये तरीका नहीं है। वो पिछले 40 मिनट से बैठे हैं, वेट कर ले, दूसरे को बोलने का मौका दीजिए ना। क्या अपनी बात रखेंगे? सुशील पंडित जी, लोन साहब ने कुछ सवाल उठाए, उन्होंने कहा जेनोसाइड नहीं था, हमने भी खोया है और हमारे लोग जो है बराबर खोए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पे उन्होंने एक सवाल कहा, उन्होंने कहा कि जो आपने जिसको लागू किया, जो हटाया, एक्चुअली में 370 जो हटाया, वो तरीका गलत था, तरीके पे उन्होंने सवाल उठाया। और उन्होंने कहा कि हमारी असेंबली से अप्रूवल नहीं था, हमको पूछा जाना चाहिए था, उस पर यह सवाल उठाया। दोनों सवाल, जेनोसाइड नहीं था, हमारे दोनों लोग बराबर गए, यानी कश्मीरी पंडित मर रहे थे तो वहां का जो बाशिंदा है वो भी मर रहा था, यानी जो मुस्लिम है वो भी मर रहा था। इस तरह से उन्होंने बात कही। सुशील पंडित जी। प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में शामिल करने के लिए। इरफान भाई जब भी मुझसे मिलते हैं बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से पेश आते हैं, मैं भी उनका बहुत एहतराम करता हूं। लेकिन एक वकील होने के नाते मुझे उनसे तवक्को थी कि वो सच के साथ कंजूसी नहीं करेंगे।
उनका अपना एक बयानिया है, अपना कहने का तरीका है, लेकिन मैं जरा साफ कर दूं, कुछ फंडामेंटल बातें हैं, कुछ बेसिक्स हैं। जैसे भारत का संविधान भारत की संविधान सभा ने बनाया, भारत की संविधान सभा ने उसमें 370 रखा। भारत के संविधान सभा की उत्तराधिकारी जो सभा है वो भारत की संसद है। इसलिए भारत के संविधान में क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कैसे रहेगा, ये भारत की संसद का अधिकार क्षेत्र है। कहीं की असेंबली का, किसी कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, किसी पंचायत का, किसी नगर पालिका का अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये भारत की संसद का अधिकार क्षेत्र है कि भारत के संविधान में क्या रहेगा और उसको किस प्रक्रिया से रहेगा। उस प्रक्रिया में अगर कोई फेरबदल करना है, उसमें कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, ये भी भारत की संसद तय करेगी, क्योंकि संविधान सभा की उत्तराधिकारी पंचायत जो है वो भारत की संसद है। और भारत की संसद ने एक सही प्रक्रिया से, वो प्रक्रिया क्या थी, कश्मीर की संविधान सभा की उत्तराधिकारी सभा वहां की विधानसभा मानी गई। जैसे भारत की संविधान सभा की उत्तराधिकारी सभा भारत की संसद है। कर लेने दीजिए इरफान साहब, कर लेने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा, मैंने आपको टोका नहीं। आपकी किसी भी गुस्ताखी पर मैंने उंगली नहीं उठाई, मैं चुपचाप गौर से सुनता रहा, अपनी बारी की इंतजार करता रहा। तो भारत की संविधान सभा की उत्तराधिकारी सभा संसद है, कश्मीर की संविधान सभा की उत्तराधिकारी सभा विधानसभा है। विधानसभा ने अपने अधिकार निरस्त होने से पहले गवर्नर के हाथ थमाए थे। उसी प्रक्रिया के तहत भारत की संसद ने गवर्नर से अनुशंसा लेकर के इस प्रक्रिया के तहत 370 को निरस्त किया। इस प्रक्रिया पर, पूरी प्रक्रिया पर, पूरे औचित्य पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रही है। लेकिन जो बेसिक इशू है कि भारत के संविधान में क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये भारत की संसद का अधिकार क्षेत्र है और किसी का नहीं है। वो किस प्रक्रिया से रहेगा ये भी भारत की संसद तय करती है। उसमें क्या अपवाद होंगे, उसमें क्या रियायतें होंगी, ये भी भारत की संसद तय करती है। और भारत की संसद एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सर्वोच्च स्थान है, सार्वभौमिक स्थान है। इसको आप नजरअंदाज मत कीजिए। अब आती है दूसरी बात, और वो बात है कि कश्मीर में जो चल रहा है उसके तहत हिंदुओं की जानें कम गई, मुसलमानों की जानें ज्यादा गईं। हिंदू तादाद में कम थे और हिंदू पूरा का पूरा समुदाय उखाड़कर बाहर फेंक दिया गया। अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि से, अपनी सांस्कृतिक, भू सांस्कृतिक इकाई से वो पूरा का पूरा निष्कासित कर दिया गया। मार कर, लूट कर, भगा कर, बलात्कार करके उसके मंदिर नष्ट किए गए, उसके घर जलाए गए। एक पूरे के पूरे समुदाय को उसके स्थान से हिंसा के साथ, जघन्य अपराधों के साथ निकालना संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा में जातीय संहार, जेनोसाइड माना जाता है। उसकी डेफिनेशंस हैं, उसे पढ़ लीजिए। आप वकील हैं, इसलिए मैं इतनी आपत्ति के साथ आपसे मुखातिब हूं। कोई आपत्ति नहीं होता तो उसको बैठ के समझाता, उसको बैठ के समझाता। लेकिन आप वकील हैं, आप जानते बूझते हुए इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि जेनोसाइड की डेफिनेशन क्या है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक जी, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, आपको आई विल गिव यू चांस। दूसरी लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट, राइट, लेट हिम कंप्लीट। नहीं, मुझे बताइए ये किस लॉजिक के तहत, प्रतीक जी, क्या लाशें गिन के तय किया जाएगा कि क्या ठीक है, क्या गलत है? क्या लाशों की गिनती पे मयस्सर है कि किसके हक में कौन मुल्जिम है और कौन निर्दोष है? क्या हम लोगों ने कलाशनिकोव उठाया? क्या हम लोगों ने बमबारी की? क्या हम लोगों ने देश का तिरंगा जलाया? क्या हम लोगों ने देश की इमारतें फूकी? क्या हम लोगों ने बगावत बुलंद की, इस देश को तोड़ने के लिए जिहाद किया? जो ये सब करेगा वो मरेगा। राइट, मैं आया आपका राइट। सुशील पंडित जी, आपके क्वेश्चन लिए, वैलिड पॉइंट, valid point. I have taken your point, I have taken your view, I have taken your, if I'm coming to you, मैं आ रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल, मैं ऋषि जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। ऋषि जी, मैं आ रहा हूं। इफ्रा, I will give you time, जो मैं, आप मेरे साथ डिबेट में बहुत समय रही हैं, आप जानती, जो मैं कहूंगा मैं करूंगा, मैं आऊंगा आपके पास। मैं ऋषि जी आपके पास आता हूं, 10 सेकंड आपके पास है, और फिर आप सवाल उठाते हैं।
उसी संसद में 2/3 से जब पास होता है तब आप उसमें सहर्ष शामिल होते हैं। और उसके ना हंसिए मत, हंसते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, हंसते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। मैं हंसूंगा, सवाल बिल्कुल आप नहीं, इसलिए आप 2/3 में शामिल, आप 2/3 में शामिल थे। आप 2/3 जब बहुमत से पास हो रहा था संसद में तो आप शामिल थे, और उसके बाद आप सवाल उठाते हैं। क्यों उठाते हैं सवाल, ये मुझे बताइए। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मुझे बोलने तो दीजिए। प्रतीक जी मुझे बोलने तो दीजिए। मैं इस निकम्मी सरकार पे हंस रहा हूँ। सुशील पंडित जी जो इतिहासकार, आज इतिहास का बोध हमें बता रहे थे न्यूज 18 पे, सुन तो लीजिए। आज भी हमारे 2 जवान कश्मीर में शहीद हुए हैं। आज भी हमारे आज के डेट में बता रहा हूँ, 2 जवान कश्मीर में शहीद हुए और 2 सिविलियन शहीद हुए हमारे कश्मीरी भाई। कौन जिम्मेवार है? 370 आपने हटा दिया, क्या इंप्रूवमेंट हुआ? क्यों नहीं ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रहे हैं? और जहां तक कांग्रेस पे आपने आरोप लगाया, यानी बीजेपी ने जो आरोप लगाया, इन्हें नहीं मालूम है कि कांग्रेस ही थी जो 19 बार अमेंडमेंट लाके 370 को कमजोर करने का काम किया। ये कांग्रेस पे आरोप लगाना आसान है। आपने जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्या किया? सुशील पंडित, इब्राहिम कमिंग राइट now you listen, Rishi, now you please listen. सुशील पंडित। प्रतीक जी, ऋषि जी से मैं बड़े विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि आप तय तो कर लीजिए कि आप कहां खड़े हैं, आप किस तरफ झुक रहे हैं, ये तो तय कर लीजिए। आपके चिदम्बरम साहब कहते हैं अफजल गुरु को फांसी देने का बड़ा अफसोस है, लेकिन आपकी पार्टी कहती है कि इसका अधिकृत मत नहीं, ये पार्टी का अधिकृत मत नहीं है, ये उनका निजी मत है। इसी तरह अभी राशिद अल्वी ने कहा, और आप दिग्विजय सिंह का बयान देख लीजिए। आप कश्मीर, बात सुनिए, कश्मीर में आप गुपकार गठबंधन के साथ खड़े हैं जो 370 बहाल करना चाहता है, और आप कह रहे हैं कि हमने 370 को घिस घिस के खोखला कर दिया था। अरे आप खड़े कहां हैं? आप कश्मीर में चुनाव लड़ते हैं उन लोगों के साथ जो 370 बहाल करना चाहते हैं, यहां शेखी भगार रहे हैं कि हमने 370 को कमजोर कर दिया, खोखला कर दिया, घटा दिया। अरे भाई तय कर लीजिए कि आप जनेऊ पहन के गोत्र बताएंगे या जिहादियों का दिल जीतने चलेंगे, क्या करेंगे आप? दोनों काम नहीं कर सकते आप। मुझे एक सेकंड, इब्रा जान, मैं आता हूँ बीजेपी। अजीब सी बात ये है कि इन्होंने, जी थैंक यू। अजीब सी बात ये है कि यहाँ पे सुशील पंडित जी ने आर्टिकल 370 को जिहादियों के साथ कनेक्ट किया, जैसा कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लाया था। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जिहादी थे? इनके हिसाब से शायद होंगे, क्योंकि आज ये नई ढोंगी राष्ट्रवादी पैदा हुआ है। इस्तेमाल किया इब्रा, जिहादी नहीं इस्तेमाल किया इब्रा, he never uses jihadi word, he never uses jihadi word. Please let me respond. दूसरी बात, आपने ये इन्होंने बार-बार बात की कि भारत का जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। जी नहीं, भारत का संविधान बिल्कुल, भारत का पार्लियामेंट बिल्कुल डिसाइड करता है, लेकिन ये डिसाइड होता है कॉन्स्टिट्यूशन में बने हुए रूल्स से। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। आप बोलने नहीं, जब एक सरकार ने पूरे बहुमत के साथ आईटी एक्ट 66A पास किया था, पूरे बहुमत के साथ पार्लियामेंट में पास हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में उसको डस्टबिन में डाल दिया, बोला कि बहुमत का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी चलाएंगे, ये देश संविधान के कानूनों के हिसाब से चलेगा। उसी संविधान के कानूनों के साथ। सुशील जी, I'm coming। बहुत संवेदनशील मुद्दा है सुशील जी, बेहद संवेदनशील मुद्दा है। मैं आपको टाइम दूंगा, 1 by 1। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल डिबेट, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, मैं आपको 1 by 1 दूंगा। जान जी, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि ये जो हमारे जो देश के कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होने चाहिए, यानी कुछ भी कानून बनेगा वो हमारे संविधान में कहीं ना कहीं साफ तौर पे उसकी इजाजत दी होनी चाहिए। और ऐसा गोमाई जजमेंट अगर ये पढ़ेंगे उसमें साफ साफ लिखा है कि एक गवर्नर जो है अपनी मन मर्जी से एक लेजिस्लेटिव असेंबली को खत्म नहीं कर सकता। और यहाँ पे अगर आपको याद होगा, एक रात पहले साफ साफ तौर पे उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती जी जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए थे, उन्होंने साफ साफ तौर पे कहा था कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे गवर्नर साहब ने कहा मुझे नहीं पता था, क्योंकि
हूँ कि मेरी फैक्स मशीन खराब हो गई, तो क्या कोर्ट जब वो कोर्ट में कहेगी कि मुझे नहीं पता था फैक्स मशीन खराब हो गई, क्या कोर्ट इसको मानेगी? राइट इफ्रा, सुशील विल रिस्पॉन्ड, सुशील जी विल रिस्पॉन्ड, राइट इफ्रा, सुशील जी विल रिस्पॉन्ड, ऑफ कोर्स आई एम कमिंग, एक ब्रेक लेने दीजिए मुझे, एक ब्रेक लेने दीजिए, बिल्कुल सुशील जी रिस्पॉन्ड करेंगे, बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन हाँ, ये मसला सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यीय जजेस के सामने है, जिसका उल्लेख सुशील जी कर रहे थे। मैं बिल्कुल लौटूंगा, इसी मुद्दे पे लौटूंगा। आखिर ये बात पॉलिटिकल सर्कल में फिर से कही क्यों गई, ये सवाल सबसे बड़ा है और उसका जवाब आना चाहिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। देखो जवाब दो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्पल कौल साहब ने जब ब्रेक पे गए तो उससे उन्होंने 3 पॉइंट उठाए जो बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने कहा कि 370 जो है वो हिंद महासागर में डूब गया, वापस क्यों आ गया, कैसे आ गया, ये बहुत जानने का विषय है और बहुत विचारणीय। उन्होंने 2 पॉइंट और बहुत कहे। उन्होंने कहा कि वो जेनोसाइड था जो कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कहा कि 370 से फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे वो दबते हैं, वो खत्म होते हैं और वो गया तो बेहतर हुआ। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का जो राइट है उस पर भी कुठाराघात है 370। ये 3 पॉइंट्स उत्पल कौल साहब ने बहुत महत्वपूर्ण तौर से इस डिबेट में उठाए। मैं राजीव जेटली आपको 10 सेकंड देता हूं, उसके देन आई विल गो टू कौल साहब। जी साहब, ऑडियो है आपके पास? नहीं, जी तो मैं सुशील पंडित जी प्लीज रिस्पॉन्ड। इफ्रा ने कुछ बात कही थी। जी हाँ, इफ्रा जी कह रही थी, जी हाँ, इफ्रा जी कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने संसद के कई फैसलों को निरस्त किया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उस जजमेंट के तहत उन्होंने बेसिक फीचर्स की बात कही है। उन बेसिक फीचर्स के चलते जहां जहां उन बेसिक फीचर्स के साथ छेड़छाड़ होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एक कार्रवाई करता है। 66A वो बेसिक फीचर था, हमारे फंडामेंटल राइट फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, उसका वायलेशन था, इसलिए 66A को निरस्त किया गया। ये भी यूपीए सरकार लेके आई थी और लोगों को अरेस्ट कर रही थी जो सोशल मीडिया में कमेंट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन 370 किसी फंडामेंटल राइट का हिस्सा नहीं है, वो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन का हिस्सा है। जवाब दे देती हूँ इनको। वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, वो कश्मीर घाटी के लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं देता है। हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ब्लॉक करता था कश्मीर में जाने से, इसीलिए जमीनें खींच ली गई, छीन ली गई, इसीलिए बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट को अनुशंसा करनी पड़ती। देखिए सुशील पंडित जी, सिर्फ 1 सेकंड में आपको जवाब दे देती हूँ। आर्टिकल 13 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जो कानून बनते हैं उनको हटाया जाता है, जो संविधान के खिलाफ कानून बनते हैं उनको भी हटाया जाता है। तो जुडिशियल जो 370 था ये हमारे संविधान का हिस्सा था। आपने संविधान को उठा के तोड़ दिया बिना कानूनों की प्रक्रिया बिना कानूनों को ध्यान में रखते हुए। कर सकते हैं, ये संविधान 100 से ज्यादा बार अमेंड हुआ है। सुशील पंडित जी, आर्टिकल 13 क्या है? 268 क्या है? 268 संविधान को अमेंड करता है। आप संविधान के अमेंडमेंट को इलीगल बता रही हैं। आप कहती हैं कि संविधान का अमेंडमेंट लीगल है। हर अमेंडमेंट संविधान के खिलाफ जाता है आपके हिसाब से। तो आपके हिसाब से जो भी अमेंडमेंट आप करेंगे संविधान के खिलाफ है। अमेंडमेंट क्या होता है? इसका मतलब 100 से ज्यादा अमेंडमेंट जो किए संविधान के खिलाफ है। ये आर्टिकल 13 डिसाइड करता है और भारत का सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या एक कानून जो है वो संविधान के खिलाफ बना है या नहीं बना है। मेरे हिसाब से इफ्रा, दूसरी बात, इफ्रा, ना, इफ्रा, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन पे ही बात हो रही है। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। उन फंडामेंटल राइट्स पे अगर कुठारा, जी मैं वही पे कह रहा हूं, मैं वही फंडामेंटल राइट्स पे बात कर रहा हूं, मैं उसी फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूं। अगर आपको वोट डालने का भी अधिकार नहीं है और अगर, तो एक फंडामेंटल राइट है हमारा,
हमारा आरटीआई का दायरा है, वो नहीं है आपके पास। अल्पसंख्यकों का जिसका कौल साहब जिक्र कर रहे थे, उसका रिजर्वेशन का मसला है, वो नहीं है हमारे पास। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनको रिजर्वेशन फंडामेंटल अगर उसको कुठाराघात हमारे देश में 300 डालने का अधिकार जो है सिर्फ हमारे देश के सिटीजन्स को है, हमारे देश के सिटीजन्स को है, और मैं मानता हूं, हमारे देश की लेकिन अगर किसी को आप रोकते हैं, लेकिन अगर को राइट कश्मीर में नहीं था, वोट डालने का अधिकार नहीं कश्मीर है, में हमारे देश के नहीं सिटीजन्स था। को वो राइट नहीं। 370 हटने से क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। बार बार बात उठाई गई कि टेररिज्म जो है वो खत्म हो गया, वो 370 से लिंक था। अगर टेररिज्म 370 से लिंक था तो अजय पंडिता को किसने मारा? अगर टेररिज्म 370 से ही लिंक था, आज अभी शुपियान में सुरक्षा बलों पे हमला हुआ है, 2 हमारे शहीद हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस और 2 सिविलियन शहीद हुए हैं। 370 में अधिकारों की बात कर रहा हूँ इफ्रा बहन, 370 में अधिकारों की बात हो रही है। पूरी कांग्रेस की प्रवक्ता मत बनिए, थोड़ी सी राजनीतिक विशेषज्ञ भी रहिए, थोड़ा सा कश्मीर की बात करिए, पूरे उन्हीं के एजेंडे पे मत करिए। मैं कह रहा हूँ वो अधिकार, जिन अधिकारों से कश्मीर के लोग वंचित थे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी शादी बाहर हो जाए तो क्या आप कश्मीर के हकदार हैं? आप अपने ऊपर बताइए इस बात को। क्या इफ्रा अगर आपकी शादी बाहर हुई तो क्या आप कश्मीर में अपना अधिकार ले सकती हैं? आप अपनी बात करिए, बाकी को छोड़िए। आप अपनी बात करिए, क्या आपको वो अधिकार मिलेगा? आपको वो अधिकार मिलेगा? मिलता था 370 के रहते रहते, बताइए मुझे। आप बात का जवाब दीजिए, आपको क्या वो अधिकार मिल सकता था 370 के रहते? मैं प्लीज मुझे उत्पल जी की बात बिल्कुल बेहतर नजर आई, और उत्पल जी ने एक बात कही कि 370 जो है हिंद महासागर में डूब चुका है, उसको खोजने की जरूरत नहीं है, उसको बाहर लाने की जरूरत नहीं है, मुख्य धारा से में सब जुड़ चुके हैं, विकास करने की जरूरत है। आज अभी बस सिर्फ इतना, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, सोमवार को मुलाकात होगी भैया जी कहीं के साथ।